हाथ भी देख लीजिए, नाखून सब कटा हुआ है, सर पे कोई सींग भी नहीं है। और मेरे बोलने से पता नहीं कुछ लोगों को क्या होता है, वो ना मुझे सुनना चाहते हैं ना मुझे बोलने देना चाहते हैं। अरे भाई, मेरी नहीं तो कम से कम प्रधानमंत्री की सुन लो। उन्होंने कहा है डिजिटल इंडिया। अब बताइए, डिजिटल इंडिया में आप किसी को बोलने से रोक सकते हैं? ध्रुव राज जी विदेश में बैठ करके बोल रहा है और हम देश में आकर के गुवाहाटी में नहीं बोल सकते हैं। ये कैसी परिस्थिति है? आप मुझे जितना रोकेंगे मैं उतना बोलूंगा, इस बात को आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। क्योंकि आप लोग वो न्यूटन का थ्योरी पढ़े होंगे कि जिस चीज को हम जितना दबाते हैं वो चीज उतने तेजी से अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर उठ करके आता है। आप जिसको दबाने का प्रयास करेंगे वो उतना ही बोलेगा। अगर भरोसा नहीं है तो राफेल डील का उदाहरण हमारे सामने है, आप देख लीजिए। राफेल डील को ये जितना दबाने का प्रयास कर रहे थे उतना यह मुद्दा जो है बार बार हमारे सामने आ रहा था और हर बार सरकार को अपना स्टेटमेंट बदलना पड़ रहा था। याद कीजिए, सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि राफेल का दाम बता दीजिए। प्रधानमंत्री जी एलईडी बल्ब का दाम बता रहे थे, लेकिन राफेल का दाम बताने के लिए तैयार नहीं। बता देते कि पहले यूपीए के वक्त में 600 करोड़ में करार हुआ था, फिर जो है उसको हमने अपने दोस्त को फायदा पहुंचाने के लिए 1600 करोड़ कर दिया है। सच को स्वीकार कर लेने में क्या दिक्कत है, लेकिन नहीं बोले। अब जब एक बात को दबाया तब दूसरी बात निकल करके सामने आ गई कि रिलायंस को ही टेंडर क्यों मिला, रिलायंस को ही ठेका क्यों दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जिसको हाल कहते हैं, HAL, गलत होगा तो ठीक कर लीजिएगा। हम प्रधानमंत्री थोड़ी हैं कि अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड के एक्स डायरेक्टर ने कहा कि हम राफेल बना सकते थे, हमको बनाने ही नहीं दिया। ये तो वही बात हो गई हमारे पापा, हमारे नहीं, पात्रा जी के, जिसकी चौकीदारी करते हैं, जिसकी दरबानी कर रहे हैं, उसको अकेले रेस में दौड़ा दिया और ताली बजाने लगे, फर्स्ट आया। अरे दूसरी कंपनी को भी आने देते तो दूसरा झूठ जो यहाँ पे पकड़ा गया। और तीसरा झूठ निकल करके आया जब फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने ही नाम सुझाया था। अब कह रहे हैं कि नहीं, सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं है। सरकार का कोई लेना देना कैसे नहीं है, मैं यही सवाल पूछता हूं। जब आप सरकार हैं तो टेंडर सरकारी कंपनी को क्यों नहीं दिया गया, यह सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मुस्कुराता हुआ चेहरा, जैसा आपको पेट्रोल पंप पर दिखता होगा, वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको जियो के प्रचार में दिख जाएगा, लेकिन BSNL के प्रचार में नहीं दिखेगा। मैं यही सवाल पूछ रहा हूं कि आप किसके प्रधानमंत्री हैं? आप सरकारी प्रधानमंत्री हैं कि आपका भी निजीकरण हो गया है, आपका भी प्राइवेटाइजेशन हो गया है? ये सवाल मैं संसद भवन चल रहा है हमारे टैक्स के पैसों से, जनता के टैक्स के पैसों से। सरकार वेतन लेती है हमारे टैक्स के पैसे से। प्रधानमंत्री घूमते हैं, ठीक है, जहाज अदानी का है, प्रधानमंत्री तो देश के हैं ना, हमारे टैक्स के पैसे से। और प्रचार कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी का, ठेका दिलवा रहे हैं प्राइवेट कंपनी को। एक एक करके इस देश के सरकारी संस्थानों को बर्बाद किया जा रहा है। हकीकत क्या है जरा देख कर, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कोई व्यक्ति यदि किसी को पढ़ाना चाहता है और निजी स्कूल खोलना चाहता है वो खोले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई व्यक्ति या कोई संस्था, कोई कंपनी यदि लोगों का इलाज करना चाहती है तो वो हॉस्पिटल खोले। लेकिन ये कोई कह दे कि सरकारी संस्थाएं बेकार होती हैं
और प्राइवेट संस्था बहुत अच्छी होती है, फिर तो इस देश में सरकार की भी जरूरत नहीं है। कह दीजिए कि प्राइवेट कंपनी का सीईओ बहुत परफॉर्मिंग है, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं चुनेंगे, हम लोग सीईओ का चुनाव किया है। डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? और डेमोक्रेसी को धीरे धीरे आप मोबोक्रेसी में कन्वर्ट कर रहे हैं। रियलिटी से कोई मतलब नहीं है, परसेप्शन को फैला रहे हैं। और ये परसेप्शन बनाया गया है कि सरकारी कंपनियां परफॉर्मिंग नहीं होती हैं। मैं डेटा के साथ बात करता हूं, मुझे जो है झूठ बोलने की आदत नहीं है, और मुझे झूठ बोल करके प्रधानमंत्री भी नहीं बनना है। तो मैं ये आपको बता दूं कि डेटा क्या कहता है। देश की टॉप हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स, अभी तो प्रधानमंत्री जी बोले थे कि 15 एम्स बनाएंगे, एक भी नहीं बनाए, हो सकता है 2022 में बनाएंगे। गोल पोस्ट जो है बहुत चालाकी से शिफ्ट कर दी है। सरकार खत्म हो रही है 2019 में और इनकी सारी योजना पूरी होगी 2022 में। मतलब जुमलेबाजी जो है वो 5 साल के लिए नहीं, 5 वर्षीय योजना नहीं है, 10 वर्षीय योजना है। इसीलिए सारी योजना आयोग को खत्म कर दिया गया है। ये डेटा है कि इस देश की बेस्ट यूनिवर्सिटी जेएनयू है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, देश के राष्ट्रपति ने बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड दिया है जेएनयू को। और यूनिवर्सिटी ऑफ एमिनेंस का अवार्ड किसको मिला है? जियो को, जो अभी बना ही नहीं है। अब बताइए कि कोई यूनिवर्सिटी बिना बने ही कैसे बेस्ट हो जाती है, और जो ऑलरेडी बनी हुई यूनिवर्सिटी है उसके बारे में आप कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। बेस्ट हॉस्पिटल के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, बेस्ट जो है साइंस के इंस्टीट्यूट के बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। ये परसेप्शन क्यों क्रिएट किया गया है? ये परसेप्शन इसलिए क्रिएट किया गया है कि आपका टैक्स का पैसा लिया जाएगा, हर 5 साल जो है चुनाव पे खर्च किया जाएगा, और सरकार जब चुन करके आएगी तो आपके टैक्स के पैसे को दोनों हाथ से इस देश के मुट्ठी भर कॉर्पोरेट के पीछे लुटाएगी। रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इस देश में टोटल एनपीए 10 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया, 10 लाख करोड़। आज अगर आपका खाता है पीएनबी में तो आप भगवान कीजिए, कभी भी बैंक कह देगी कि हमारे पास पैसा नहीं है। आज रियलिटी ये है कि सारे खाता धारक पीएनबी का यदि सुबह जाकर के लाइन लगा दें अपने अपने ब्रांच में और कहें कि हमारा पैसा वापस कर दीजिए, पीएनबी वापस नहीं कर सकती है। आईडीबीआई बैंक को जो है बेचने की तैयारी की जा रही है, और वो बिकेगा, और साथ में साथ जो है एलआईसी का पैसा भी उसमें डूबेगा। और उसको प्राइवेट इसलिए किया जा रहा है कि जितना एनपीए दिया गया है उसके बारे में कैग जो है कोई जांच नहीं कर सके। तो पैसा आपका लुटाया जा रहा है माल्या के पीछे, मेहुल चोकसी के पीछे और नीरव मोदी के पीछे। ये जो करप्शन है, इस करप्शन को हमको समझना पड़ेगा। कैपिटलिज्म को लेकर के एक बात कही गई है कि कैपिटलिज्म की रियलिटी क्या है आज में। रखिए, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, कैपिटलिज्म भी धीरे धीरे बदलेगा, लेकिन आज जो जिस तरह के इकोनॉमिक माहौल में हम लोग जी रहे हैं, इसमें हो ये रहा है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉस हो रहा है। इस बात को आप समझिए कि पैसा जब कमाती है कंपनी, जैसे हुआ 12,000 किसान आत्महत्या किए हैं इस देश में एक साल में, और उन किसानों को देने वाली जो बीमा कंपनी है, अगेन फ्रेंड ऑफ मोदी जी, उस कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। मुनाफा जब होगा तो कंपनी का, और नुकसान जब होगा तो जनता का। आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके खाते से 50 रुपया 100 रुपया काट लिया जाता है, और ये सब मुंह दिखाई है। कल को हो सकता है कि बैंक ये कानून बना दे कि आपका चेहरा हमारे सीसीटीवी कैमरे में आ गया है, तो आपको 251 रुपया मुंह दिखाई देना पड़ेगा। ये क्या है? पहले कहे कि जीरो बैलेंस पे खाता खुलवाइए, और जब आप खाता खुलवा लिए हैं तो कह रहे हैं कि मिनिमम बैलेंस मेंटेन कीजिए, नहीं तो आपसे फाइन काटेंगे। और एसबीआई की रियलिटी ये है कि जितना उसका प्रॉफिट है उससे ज्यादा तो उसने पनिशमेंट में पैसा वसूल लिया है, फाइन में पैसा वसूल लिया है। ये पैसा किसके ऊपर लुटाया जा रहा है? और ये जो हमारा रियल इशू है, जहां हम देखते हैं कि एक तरफ क्रूड ऑयल का प्राइस लगातार घट रहा है। आप लोग आसाम के हैं, डिब्रूगढ़ बगल में है, अच्छा से पता कर सकते हैं रियलिटी क्या है। लगातार जो कच्चे तेल की कीमत है वो कम हो रही है, और हमारी ही तेल कंपनियां
दुनिया के 15 देशों में 30 रुपए प्रति लीटर जो है पेट्रोल बेच रही है और भारत में 90 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। और जब हमने यह बात पूछा तो एक जो है समर्थक गुस्सा हो गया। हम उसको भक्त नहीं कहते हैं, भक्त क्यों कहेंगे, इससे भक्त और भगवान की बदनामी हो जाएगी, तो मैं उनको भक्त नहीं कहता। ये जो समर्थक है ये गुस्सा हो गया और बोला पेट्रोल ही पियोगे क्या। हम बोले कि स्मृति ईरानी जब यूपीए के वक्त में बढ़े हुए पेट्रोल के दाम का विरोध करती थी, उस वक्त उनका नाश्ता पेट्रोल और डीजल से ही होता था। डेमोक्रेसी में आप विरोध के स्वर को इस तरीके से क्यों दबाना चाहते हैं? वॉइस ऑफ डिसेंट को क्यों आप दबाना चाहते हैं? जो फैक्ट है आप उसको क्यों दबाना चाहते हैं? क्यों इस देश के रियल इश्यूज पे चर्चा नहीं होती है? रियल इश्यूज पे इसलिए चर्चा नहीं होती है, एक, इनको लोकतंत्र में कोई भरोसा नहीं है। एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। Who is this अमित साहब? Who is this? How can he say कि वो जब 50 साल देश में राज करेंगे? और ये राज करेंगे क्या होता है? आप अकबर के औलाद हैं कि आप राज करेंगे? देश में राजतंत्र चल रहा है। कोई इंडिविजुअल खड़ा होकर के ये नहीं कह सकता कि हम 50 साल राज करेंगे। डेमोक्रेसी में जनता डिसाइड करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? ये ईवीएम वाला कॉन्फिडेंस तो नहीं है। मैं बार बार सोचता हूं, मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। ये भाषा कैसे आप बोलते हैं? ये भाषा आप इसलिए बोलते हैं कि आपको डेमोक्रेसी में भरोसा ही नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि आप जब अपोजिशन में थे तो सरकार के फेलियर पे आपने सवाल उठाया और जनता ने जो आप पे भरोसा दिखाया और जो उस वक्त की सरकार थी उसको सबक सिखाया कि नहीं भाई आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सरकार से बाहर जाइए, हम नया विकल्प लेकर के आए हैं। वही चीज आपके साथ हो रहा है। फिर आप ये सवाल लेकर के क्यों आते हैं मोदी नहीं तो हु? कि मोदी नहीं तो हु ये कहां से आ गया? हर वक्त के दौर में ऐसा हुआ है जब किसी प्रधानमंत्री ने परफॉर्म नहीं किया है, उसके कैबिनेट ने परफॉर्म नहीं किया है, उसकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट ने परफॉर्म नहीं किया है, तब जनता ने अपना एक नया विकल्प चुना है। हर वक्त ऐसा हुआ है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग नेहरू जी के बाद ही पूछते नेहरू नहीं तो हु, इंदिरा जी के बाद पूछते इंदिरा नहीं तो हु। उस वक्त तो नहीं पूछ रहे थे, हु नहीं कर रहे थे। अभी हु क्यों कर रहे हैं? अभी अब ये हु इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको लोकतंत्र का बेसिक चीज में भरोसा नहीं है। इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री मोड ऑफ इलेक्शन में हम प्रधानमंत्री नहीं चुनते हैं, हम अपना अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं। और वो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो जाते हैं, जिनका नंबर ज्यादा होता है उनका सरकार फॉर्म होता है, उनकी पार्टी की या उनके अलायंस का सरकार फॉर्म होता है। अब अलायंस की सरकार है। अब कई कई फोटो आप देखेंगे तो इनके समर्थक कहेंगे कि मोदी जी शेर हैं, होंगे, हम तो इंसान हैं। और आपने जो है आपने कभी शेर को, किसी इंसान को गले में जंजीर बांध करके मॉर्निंग वॉक करते हुए देखा है? ये काम भी इंसान ही करता है। आप इंसान हो जाइए और आपको जो जिम्मेवारी दी गई है आप वो निभाइए। और वो जिम्मेवारी ये थी कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से चुन करके आए हैं। पार्लियामेंट्री मोड ऑफ इलेक्शन में यदि आप परफॉर्म नहीं करेंगे तो जनता अपना अलग विकल्प चुनेगी और ये हमेशा से होते रहा है। इसीलिए तो हर बार 5 साल में इलेक्शन होता है, नहीं तो फिर इलेक्शन करने की क्या जरूरत थी? कह देते कि जब तक मोदी जी जिंदा रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। जैसा अमेरिका का नाम आया तो कह देते हैं कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल मोड ऑफ इलेक्शन होता है। तो जब एक व्यक्ति के बीच में ही लड़ाई होगी तो जो है एक तरफ मोदी जी को खड़ा कर देंगे, दूसरी तरफ कोई और खड़ा हो जाएगा, फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? दोनों में डिबेट कंपटीशन करा देंगे, जो जीतेगा उसको प्रधानमंत्री बना देगा। ये पार्लियामेंट्री मोड ऑफ इलेक्शन है। पार्लियामेंट्री मोड ऑफ इलेक्शन में हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते हैं, वो जाते हैं, जिनका बहुमत होता है वो सरकार बनाते हैं। फिर वो जो घोषणा पत्र जनता के बीच में लेके गए थे उस पर यदि वो परफॉर्म करते हैं तो उनको दोबारा जो है मौका मिलेगा। यदि परफॉर्म नहीं करते हैं तो फिर उनको निकाला जाएगा। और देश के जो बेहतरीन राज्य हैं, चाहे आप केरल का उदाहरण ले लीजिए या दूसरे राज्यों का,
वहां यही होता है कि हर 5 साल में सरकार जो है वो बदल जाती है। लेकिन इनको लगता है कि 5 साल में तो हम चले जाएंगे, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया है, हमने एक काम ऐसा नहीं किया कि जनता हमको दोबारा वोट दे दे। इसीलिए चाह रहे हैं कि इस देश के इलेक्शन प्रोसेस को ही बदल दिया जाए। इस सवाल का जवाब ये क्यों नहीं देते हैं कि 2 करोड़ नौकरी कहां है, कहां गया काला धन? लाल किला से खड़ा होकर के झूठ बोलते हैं। इनका नाम तो वर्ल्ड रिकॉर्ड में होना चाहिए। कह रहे हैं कि 3 लाख करोड़ जो है काला धन वापस आया है, तो कहां है मोदी जी? अच्छे दिन की तरह हम आपसे पूछ रहे हैं कि कहां है, बता तो दीजिए। आरबीआई कह रही है कि सारे के सारे पुराने नोट वापस आ गए। अब उनके डिफेंस में देखिए क्या कहते हैं। डिफेंस में कहते हैं कि इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ गई। अब मेरी मेमोरी इतनी कमजोर नहीं है, मैंने बचपन में खूब साग खाया है, ये जो है मेरी ठाक है। ये 2014 के इलेक्शन कैंपेन में कहते हुए फिरते थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो इनकम टैक्स खत्म कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जितना इनकम टैक्स वसूलती है उससे ज्यादा पैसा उस डिपार्टमेंट को चलाने में खर्च होता है। और दुनिया के बहुत सारे देशों ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को खर्च खत्म कर दिया है। या तो वो डायरेक्ट टैक्स लेते हैं, सेस लेते हैं, या फिर वो इनडायरेक्ट टैक्स लेते हैं। प्रत्येक जो प्रोडक्ट आप खरीदते हैं उसके साथ इनकम टैक्स लेना बंद कर दिया है। अब ये नोटबंदी की विफलता को सफलता में कन्वर्ट करने के लिए कह रहे हैं कि इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ गई। ये तो वही बात हो गई ना कि एक माँ ने जो है अपने बच्चे के लिए पतलून खरीद करके लाया। पतलून थोड़ा छोटा हो गया, बच्चा जब उसको पहना तो पता चला कि पतलून छोटी हो गई है। तो माँ जो है बच्चा को समझाने लगी, बेटा आजकल यही फैशन है, अभी घर तो नहीं देखे हो। मैंने धोती फटी हुई है तो धोती से जो है रुमाल बना करके आप उसके रुमाल होने के फायदे गिरा। काले धन वापस नहीं आए, आतंकवाद की घटना नहीं रुकी, रोज घटनाएं हो रही हैं। पिछले दिनों कश्मीर में जो है 3 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया है। आए दिन जो है हमारे जवानों की हत्या हो रही है। खुद आज जो है इनका एक फेवरेट चैनल है जिसको इन्होंने एमपी बनाया है, वो चैनल आज दिखा रहा है कि देश में 59% हमले जो हैं वो नक्सली हमले हो रहे हैं। ये जो हो रहा है इसका मतलब ये है कि नोटबंदी विफल हुआ है। और जीएसटी की तो हालत पूछिए ही मत। जीएसटी की सफलता के बारे में यदि कोई आपको कहे कि नहीं सफल हो गया है, उसको पकड़ करके किसी भी रैंडम बाजार में किसी दुकानदार के सामने खड़ा कर दीजिए, वो आदमी उस वक्त डेमोक्रेसी में भरोसा नहीं कर सकता। किसी भी छोटे दुकानदार से जो है, छोटे व्यापारी से, छोटे उद्योगपति से आप उनका दर्द पूछ लीजिए। बेचारा मारवाड़ी लोग ट्रेडिशनली इनको वोट देता आया है, अब वो भी कह रहा है कि ठगा, मतलब व्यापार में हम दूसरे को बेवकूफ बनाते थे, ये जो है सरकार ने हमको बेवकूफ बनाया। जितने भी उद्योग धंधे करने वाले लोग हैं, सबका उद्योग धंधा पर एक बहुत बुरा असर पड़ा है जीएसटी का। जीएसटी फुस, नोटबंदी फुस, 2 करोड़ नौकरी मिल रही है किसी को, 2 करोड़ नौकरी फूस। अब ये क्या कर रहे हैं? अब ये कह रहे हैं कि हम तरह तरह का योजना लागू कर रहे हैं, बता नहीं रहे कि योजना क्या है, उसका डिटेल नहीं बताते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि किसानों की आय 2022 तक हम दोगुनी कर देंगे, और हर साल जो 12,000 किसान मर रहे हैं उनका हिसाब इनके पास नहीं है। ये जो रियलिटी है कि किसानों को उनके एमएसपी नहीं मिल रहे हैं, मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल रही है। किसी भी संस्थान में जाइए और पूछिए कि मिनिमम वेज कितना है, आपको बता देगा कि नहीं मिल रहा है। ओवर टाइम लोगों के नहीं मिलते। सरकार का कानून है यदि 8 घंटे के बाद आप 1 मिनट भी काम करते हैं तो आपको 2 मिनट का पैसा दिया जाएगा। ये ओवर टाइम का कानून है सरकार का, किसी को भी ओवर टाइम नहीं मिल रहा है। ये जो मेहनत की लूट है जनता की, यह जो लोगों के सपने चुराए जा रहे हैं देश के भीतर, इसी बात को दबाने के लिए देश के भीतर हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद किया जा रहा है, नेशनल एंटी नेशनल किया जा रहा है, अर्बन सेमी अर्बन तरह तरह का नक्सलियों का क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। अब एक बात मुझे बता दीजिए,
मैंने नक्सलवाद जो है कोई समस्या नहीं है, वो क्रीम है। मुंह में लगाने का अलग क्रीम और हाथ में लगाने का अलग क्रीम। अर्बन अलग, सेमी अर्बन अलग, रूरल अलग, सेमी रूरल अलग, बस में चलने वाला अलग, ट्रेन में चलने वाला अलग। ओलान भी नक्सली हो सकता है, उसके भी नक्सली होने का वो ग्लोबल नक्सली हो सकता है, क्योंकि वो जो है सरकार को विकास नहीं करने दे रहा है। और इन चीजों पे जब आप सवाल खड़ा करेंगे तो तुरंत कह दिया जाएगा कि पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान चले जाओ। मुझे पता ही नहीं था कि हम पाकिस्तानी हैं। सरकार आई है, बहुत सारे लोगों को पता चला है कि अपने ही देश में उनको पाकिस्तानी साबित किया है। ये क्या है? आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, बतौर नागरिक सवाल पूछना हमारा अधिकार है और सवालों का जवाब देना आपकी जिम्मेवारी है लोकतंत्र के भीतर, और आप इन सवालों का जवाब नहीं दे रहे हैं। सवाल भटकाने के लिए तरह तरह के सबूते छोड़े जा रहे हैं। आप सवाल करेंगे सरकार से तो कहेगा कि चुप करो, सोनिया के लिए तुम बोल रहे हो। अरे हम अपने लिए बोल रहे हैं भाई, हम पीएचडी कर लिए हैं, हमको नौकरी चाहिए। बहुत बार बार पूछा कि कब खत्म करोगे, कब खत्म करोगे, कब ये खत्म जुलाई में, बताओ कब नौकरी दोगे, कहाँ है जवाब? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। मीडिया की हालत आप देख लीजिए, जो सवाल पूछता है उसको कहता है पहले चुप हो जाओ, नहीं मानता है तो कहता है ठीक है नौकरी से बाहर जाओ, तब भी नहीं मानता है। आकाश की तरह जो है YouTube चैनल बना लेता है। आएगा किसी दिन आएगा लोकतंत्र का हिसाब लेने। ये बहुत गंभीर बात है। ये कहा जा रहा है कि एक वरिष्ठ पत्रकार को निकाला गया, नाम ले लेते हैं, क्या दिक्कत है, प्रधानमंत्री थोड़ी है कि नाम नहीं ले सकते। पुण्य प्रसून वाजपेयी को निकाल दिया गया और यह कहा गया कि आप सरकार के प्रति हमलावर मत होइए, अगर हमला करते भी हैं तो प्रधानमंत्री का नाम मत लीजिए। हैरी पॉटर देखे हैं? वोल्डेमॉर्ट का नाम, क्या नाम था उसका? वोल्डेमॉर्ट नाम था ना? उसका नाम लेने से उसका ताकत बढ़ जाता था। प्रधानमंत्री नहीं है, वोल्डेमॉर्ट। Could take the name of any minister, any prime minister, any chief minister. Why they can't? It is a democratic right. और यह responsibility है. Being a journalist, being an academician, being an activist, being a common citizen of this country, if something is not happening good for the country, if something is not right, we must go left, and I am left and proud. I am proud to be. सही सवाल पूछते हैं तो अब हमसे नया नया सवाल पूछने लगा है। कहता है कि अच्छा स्टालिन के बारे में बताओ। बताइए, हम इनसे हिटलर के बारे में पूछ रहे हैं, ये हमसे स्टालिन के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि जो आपने वादा किया, क्या हुआ तेरा वादा, तो बता दीजिए। हम ये पूछ रहे हैं कि देश में लोगों की मेहनत की लूट क्यों चल रही है, लोगों को रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, लोगों के हक और अधिकार क्यों छीने जा रहे हैं, लोगों को क्यों चुप कराया जा रहा है। ये जो तमाम सवाल हैं, ये सवाल हम पूछते हैं और हमारे सवाल को भटका देते हैं। पूछते हैं कि बंगाल में आपने क्या किया था। अरे बंगाल में जो हमने किया तो बंगाल की जनता जानती है। जब तक हम ठीक कर रहे थे तब तक जनता वोट दे रही थी। जिस दिन हमसे गलती हुई जनता ने हमको बाहर कर दिया। और आज हमसे कई लोगों ने पूछा है कि बंगाल में कुछ स्टूडेंट की हत्या हो गई, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। मणिपुर में जो है कुछ टीचर और स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार गलत करे, चाहे वो लेफ्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, लेट द पीपल डिसाइड कि अगर लोगों के सवाल हल नहीं हो रहे हैं तो किसी भी विचारधारा की सरकार में सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। यही लोकतंत्र है, मैं यही बात समझा रहा हूं। यही तो लेनिन में कहते हैं ना, डेमोक्रेसी इज इंडिस्पेंसिबल टू सोशलिज्म। अगर आप समाज में समाजवाद लाना चाहते हैं, ऊंच और नीच की खाई को आप भरना चाहते हैं, तब आपको डेमोक्रेटिक मीन्स को एडॉप्ट करना पड़ेगा। अब आप बताइए कि समाज में संतुलन नहीं होगा तो समाज चलेगा। मेरे शरीर में संतुलन नहीं होगा तो हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। जो लोग बॉडी और मास के बारे में पढ़े होंगे स्कूल में,
अगर मेरा सिर इतना बड़ा होता तो हम खड़ा रह पाते, पलट के गिर जाते। वो जो मैडम बैठी हुई है, वो जो टेबल रखा हुआ है, वो तो एक साइंटिफिक रीजन से वहां रखा हुआ है ना। साइंस की तो बात ही मत कीजिए, आपका पड़ोसी है विप्लव देव, कोहिनूर हीरा तो वो है। और हमको लगता है इसी कोहिनूर हीरा के बारे में संबित पात्रा बोल रहे थे, जो गोबर में मिलता है। तरह तरह की बात, टेस्ट ट्यूब बेबी की बात। अब बताइए, हम हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। जो लोग कह रहे हैं, एक यूपी का एक बड़ा नेता है, बोला है कि सीता जी इतिहास की पहली टेस्ट ट्यूब थी। हम लोग बदनाम कर रहे हैं कि ये लोग हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बत्तख के पंख से ऑक्सीजन निकलता है, तो सर पे हम लोग कल से बत्तख लेकर के चलेंगे, फ्रेश एयर मिलेगा हम लोग को। भाई साहब, इसीलिए मैं कहता हूं, हिंदू धर्म खतरे में नहीं है। इस देश में दरअसल लोकतंत्र, विज्ञान, गणित, लॉजिक, मानवता, समानता, इतिहास, भूगोल, हमारी संस्कृति खतरे में। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और ये हमारी संस्कृति नहीं रही, हिंदुस्तानी होने के चलते ये हमारी पहचान कभी नहीं रही है कि हमने डिस्कशन, डिबेट और डिसेंट को कभी भी स्कटल किया। तमाम तरीके के शास्त्रार्थ आप उठा करके देख लीजिए, कालिदास के जमाने में देख लीजिए, तुलसीदास के जमाने में देख लीजिए, कबीरदास के जमाने में देख लीजिए। डिस्कशन से ही डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है, वॉइस ऑफ डिसेंट से ही डेमोक्रेसी अपने सही रास्ते पे होती है। लेकिन जो डेमोक्रेटिक ही नहीं है, उनको डिसेंट में भरोसा कहां से रहेगा? और इसीलिए आज वो संस्कृति हमारे सामने थोपी जा रही है जो अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस देश के बेसिक एथिक्स के खिलाफ है। अब आप एक बात विचार करके बताइएगा कि गांधी जी के पास मोदी जी जाते हैं 2 तारीख को, अभी आएगा तो जाएंगे माला चढ़ाने के लिए। अगर गांधी जी होते, और आप यदि आत्मा में भरोसा करते हैं और पुनर्जन्म में भरोसा करते हैं, तो आप इमेजिन कीजिए, थोड़ी अपनी कल्पना शक्ति बढ़ाइए कि गांधी जी जो है उस समाधि में हैं, तो गांधी जी क्या सोचते? अरे मूर्ख, हम देश के लिए सूट खोल दिए और तुम जो है देश बेचने के लिए सूट पहन लिए। गांधी जी तो सूट पहने हुए थे, बैरिस्टर थे, विदेश में जाकर के लॉ की पढ़ाई की थी। इनकी पढ़ाई के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इनकी डिग्री पे भी मैं सवाल नहीं करूंगा। ये जो है सरकार ने आकर के सूट पहन लिए, ये हमारी संस्कृति नहीं रही है। और गांधी जी का चश्मा सिर्फ इनको याद है, जो स्वच्छ भारत अभियान के पोस्टर पे लगा, लेकिन वो जो एथिक्स है हिंदुस्तान का, वो इनको याद नहीं है। इनको हर जगह क्या करना है? हिंदू मुसलमान करना है। मुगल सराय स्टेशन का जब नाम बदले हैं तो दीनदयाल उपाध्याय का नाम याद रहा, लेकिन वहीं पे लाल बहादुर शास्त्री जो रेल मंत्री थे, और जब रेल दुर्घटना हुई थी तो जिम्मेवारी लेकर के उन्होंने इस्तीफा देने का प्रस्ताव किया था। वो रेल मंत्री इनको याद नहीं है। ये इस देश के इतिहास को सिर के बल खड़ा करना चाहते हैं। इसीलिए इस देश के नौजवानों के ऊपर एक गंभीर जिम्मेवारी है। उनको इस सीरियसनेस के साथ इस बात को समझना चाहिए कि लेफ्ट राइट सेंटर अपनी जगह पे है। देश रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, इस देश के भीतर लोकतांत्रिक मूल्य रहेंगे, डाइवर्सिटी रहेगी, तब हम लेफ्ट राइट सेंटर करेंगे। जो डाइवर्सिटी के ऊपर खतरा है, जिस तरीके से वननेस लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है इन द नेम ऑफ इंडियन कल्चर, ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये हमारा कल्चर कभी भी नहीं रहा है। इस देश में राम भी अलग अलग रहे हैं, तुलसी के राम, कबीर के राम, रहीम के राम, अलग अलग तरीके के राम रहे हैं। और ये जो हमारी विविधता है, इस विविधता को खत्म करके दरअसल ये राम के नाम पर नाथूराम की संस्कृति हमारे ऊपर थोपना चाहते हैं। मैं आप तमाम लोगों से ये अपील करने आया हूं कि मैं एक तरफा बात नहीं करूंगा। आप भी बोलिए, मैं जो कहता हूं यह जरूरी नहीं है कि आप हर बात से सहमत हो जाइए, लेकिन मैं आपको एक भरोसा दिलाना चाहता हूं कि मैं हमेशा
आपके इस असहमत होने के अधिकार के साथ खड़ा रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इंतजार।